सेकंड है एपेलेट जुरिसडिक्शन में क्रिमिनल जुरिसडिक्शन, नाम से पता चलता है तो क्राइम की बातें होंगी। इफ अ क्रिमिनल इज सेंटेंस्ड फॉर 4 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट, या तो किसी क्रिमिनल को कितने साल की सजा सुनाई गई है? 4 साल की। या उसको क्या दिया गया है? डेथ पनिशमेंट बाय सेशन कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, यानी छोटी कोर्ट ने उसको या तो 4 साल की सजा सुनाई हो क्रिमिनल को या डेथ का पनिशमेंट दिया हो। देन अपील कैन बी मेड अगेंस्ट इन द हाई कोर्ट। यानी इन 2 कंडीशन में आप कहां जा सकते हो? ऐसे नहीं कि उसमें 2 ही साल की सजा सुनाई और आप कहां जाते हो? हाई कोर्ट में। ठीक है, तो 4 साल का क्राइटेरिया है, या तो कैद आपको 4 साल की हो या क्रिमिनल को क्या हो? डेथ का पनिशमेंट, मौत की सजा सुनाई गई हो, तभी वो कहां जा सकता है? हाई कोर्ट में। आगे देखते हैं, ये उसमें भी था, ध्यान है क्या? मान लेते हैं कि कोई केस है जो किसके पास आया है? छोटे कोर्ट में आया है। वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन को लेकर कोई क्वेश्चन खड़ा हो गया, यानी संविधान की व्याख्या को लेकर, संविधान को समझने में क्या हो रही है? गड़बड़ हो रही है। तो ऐसा मामला कहां प्रेजेंट किया जा सकता है? हाई कोर्ट में। यानी संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई मामला आ जाए, संविधान को समझने से संबंधित कोई मामला आ जाए, तो हाई कोर्ट के पास पावर है कि उसको क्लियर करे। ठीक है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ये अपना सुप्रीम कोर्ट में हमने देखा था। एंड अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 215 एवरी हाई कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। ठीक है, जितने भी हाई कोर्ट्स हैं सभी क्या हैं? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। इन दिस, यानी क्या कहता है? इन दिस डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट आर सेव्ड, यानी जो भी डिसीजन हाई कोर्ट देगा उनको क्या किया जाता है? सेव किया जाता है। किस रूप में? इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्ड्स एंड दे विल फंक्शन एज लॉज। यानी जो भी डिसीजन हाई कोर्ट देता है उसको रिकॉर्ड्स के रूप में क्या करते हैं? सेव करते हैं, और फिर वो कैसे काम करेगा? एज ए लॉ की तरह। किसके लिए काम करेगा लॉ की तरह? फॉर द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। मतलब हाई कोर्ट के नीचे जितने कोर्ट्स है ना, सिर्फ उन्हीं में ही काम करेगा ये। यानी मान लेते हैं हाई कोर्ट के नीचे कई सारे छोटे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है, तो इसका जो डिसीजन होगा वो यहां पर क्या बन जाएगा? ठीक है, यानी हाई कोर्ट का डिसीजन जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है वहां क्या माना जाएगा? लो। और क्या कहता है? इट हैज द पावर, और हाई कोर्ट के पास पावर है टू पनिश द ऑफेंडर्स, यानी जो भी इस लॉ के ऊपर सवाल खड़ा करेगा वो क्या कर सकता है? पनिशमेंट दे सकता है उसको। किस लिए? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, यानी कोर्ट की अवमानना, न्यायालय की अवमानना के लिए। आई बात समझ में? एक बात ये समझो, हाई कोर्ट का डिसीजन सिर्फ किसके लिए लो है? अगर यहां पर होता सुप्रीम कोर्ट और उसका डिसीजन जितने भी हाई कोर्ट्स हैं सबके लिए क्या काम करेगा? यहां तक कि इनके लिए भी क्या काम करेगा? क्योंकि सबसे बड़ा क्या है? सुप्रीम कोर्ट। तो इसका डिसीजन हमारे देश में जितने भी 24 हाई कोर्ट्स हैं उनके लिए भी लो है, और जितने छोटे हैं उनके लिए भी, यानी ये सबसे बड़ा है इसलिए। और हाई कोर्ट का सिर्फ कहां तक चलेगा? उसके नीचे वाले सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में। आई बात समझ में? और अगर कोई इन्हें ऑफेंड करता है तो उनको पनिशमेंट दिया जा सकता है। तो कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी है हाई कोर्ट के पास, अपने जितने उसके छोटे कोर्ट है, सब ऑर्डिनेट कोर्ट है, उनको रिलेटेड है, यानी उनको संभालने से संबंधित। जैसे कि द हाई कोर्ट कैन समन, समन का मतलब होता है बुलाना, कॉल भी कर सकते हो आप, द प्रोसीडिंग्स और जजमेंट ऑफ इट्स सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, यानी जितने भी उसके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं वहां जो भी प्रोसीडिंग चल रही है, यानी कोई भी केस अगर चल रहा है उसको अपने पास बुला सकता है। ठीक है, मंगवा सकता है। मान लो कोई डिसीजन दे दिया, उस डिसीजन को अपने पास मंगवा सकता है कि भाई किस बेस पे आपने वो डिसीजन दिया है। एंड इन्वेस्टिगेट देम, और जो मंगवाया है अपने पास, इन्वेस्टिगेट का मतलब क्या होता है? छानबीन करना, और खुद उसके ऊपर फिर क्या कर सकता है? इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। आई बात समझ में? यानी नीचे जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट है वहां अगर कोई केस चल रहा है तो उसको
मंगवा सकता है अपने पास, या कोई जजमेंट दे दिया फिर भी अपने पास मंगवा सकता है। और क्या करेगा फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा कि सही दिया या गलत। आगे देखो, इट इज द ड्यूटी ऑफ हाई कोर्ट टू नोटिस दैट द सबऑर्डिनेट कोर्ट इज नॉट वायलेटिंग इट्स पावर्स और लिमिट्स। यानी वो ध्यान रखता है कि जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं वो अपने पावर्स और अपनी लिमिट्स के बाहर तो काम नहीं कर रहे, उनको वायलेट तो नहीं कर रहे। समझ आई बात? यानी जो उनके पावर है उन पावर्स का वो गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहे, या अपनी लिमिट्स के बाहर जाकर काम तो नहीं कर रहे। एंड इज वर्किंग एज पर द प्रोविजन लेड डाउन बाय लॉ। कानून ने जो उनको प्रोविजन दिए हैं उनके हिसाब से वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आई सेकंड वर्ड है समझ में? थर्ड देखो, ये इजी है। इट कैन मूव एनी केस फ्रॉम अ कोर्ट टू अनदर कोर्ट। यानी मान लो यहाँ एक छोटा कोर्ट है, यहाँ एक क्या चल रहा है, केस चल रहा है। हाई कोर्ट को लगेगा इसके समझ में नहीं आ रहा है, या यहाँ से इसको उठाकर दूसरे कोर्ट में डाल सकते हैं। आई समझ में? मान लेते हैं कोर्ट है एक कहीं का ही मान लो, और कई सारी दूसरी जगह है। तो हाई कोर्ट यहाँ जो केस चल रहा है ये ट्रांसफर किसके पास कर सकता है? इसके पास कर सकता है। किस लिए करेगा? रिकंसिडरेशन, मतलब दोबारा से विचार करने के लिए, उसकी जांच करने के लिए, या कि भाई डिसीजन भी कौन दे दे, यही दे दे। आई बात समझ में? यानी एक कोर्ट के केस को दूसरे सबऑर्डिनेट कोर्ट के अंदर ट्रांसफर कर सकता है। हुए तीनों पॉइंट क्लियर? तो 6 पॉइंट अपना जुडिशियल रिव्यू। The High Court has the power to declare the working of the central and state government, दोनों को लेने से। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर कोई डिसीजन दिया है, पार्लियामेंट में कोई लॉ बनाया है, या स्टेट की गवर्नमेंट ने अपने लेजिस्लेचर में, स्टेट लेजिस्लेचर में कोई लॉ बनाया है, या एग्जीक्यूटिव ने कोई काम किया है, तो उनको वैलिड और इनवैलिड डिक्लेयर कर सकती है। ठीक है, काम तो कर दिया इन्होंने, तो सेकंड टाइम हो रहा है ना, रिव्यू हो रहा है। यानी एक बार इन्होंने क्या बना दिया, लॉ बना दिया, फिर ये चेक करेंगे अगर सही है तो वैलिड है, और अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है तो इनवैलिड डिक्लेयर कर देंगे। आपको पता है तो एक बार समझिए। इन ए स्टेट द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड स्टेट जुडिशरी इज कलेक्टिवली नोन एज द। तो हमें पता है कि स्टेट गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन हैं, पहला लेजिस्लेचर, दूसरा एग्जीक्यूटिव और थर्ड स्टेट जुडिशरी। तीनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ आपका चैप्टर कंप्लीट होगा।